नमस्कार दोस्तों, सिंपली सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार भवेशचंद और सिंपली सियासत में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और पांचों राज्यों के चुनाव अपने आप में अहम हैं, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो महत्व पश्चिम बंगाल चुनाव का है वो अलग है। वो कैसे है उस पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल एक प्रदेश का चुनाव नहीं, बल्कि उस चुनाव से जो संदेश मिलेंगे, उस चुनाव के जो संकेत मिलेंगे, वो देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे और देश की राजनीति के बारे में एक नया संदेश और नया संकेत लेकर आएंगे। और इस वजह से पश्चिम बंगाल के चुनाव पर तमाम राजनीतिक दलों की नज़र है, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र है और हम सब पत्रकार के तौर पे वहाँ पे नज़र इसलिए बनाकर रखे हुए हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये सीधा सीधा मुकाबला माना जा रहा है या बन गया है, तो पश्चिम बंगाल चुनाव पर बात करते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद देश की राजनीति क्या रुख ले सकती है, चुनावी संभावनाएं वहाँ क्या है, वहाँ समीकरण क्या है, चुनाव के मुद्दे क्या हैं और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं और जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, अपनी ओरिजिनल भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, उसका क्या महत्व है और उस लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा और किस नतीजे का किस तरह से राजनीतिक विश्लेषण होगा। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो जानकारी है, क्योंकि मैं जो जानकारी आपके सामने रखने जा रहा हूं उसमें मेरा दावा है कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं निष्पक्ष आकलन करूं और इस आधार पर आकलन करूं कि किस दल की कितनी ताकत और कितनी हैसियत है और उसके मुद्दे क्या हैं और वो किस मुद्दे के आधार पर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए जो निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर आप सहेजना चाहते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और इसे लाइक और डिसलाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर इसमें जो मैं बातें करने जा रहा हूँ वो आपको पसंद आता है, उसे आप पसंद करते हैं, तो आप उसको लाइक कीजिएगा और अगर कोई किसी बात पर मेरी आपत्ति है आपको, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखें, यही लोकतंत्र की मजबूती है, लोकतंत्र की यही ताकत है। तो हम अब बात शुरू करते हैं कि ये चुनाव कैसे इम्पोर्टेंट हो गया है और कैसे ये आगे आने वाली राजनीति को रेखांकित करेगा। जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में अपने ओपनिंग में कि यह चुनाव ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच का चुनाव हो गया है। तो जाहिर है कि ममता बनर्जी अगर इस चुनाव में जीतती हैं, तमाम तरह की परिस्थितियों के बावजूद अगर वहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पे एक बार फिर उभरती हैं, तो यह विपक्ष की जीत के तौर पे देखा जाएगा, या सिर्फ ममता बनर्जी की जीत के तौर पे नहीं देखा जाएगा। इसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के जो उम्मीदें हैं, विपक्ष के जो मुद्दे हैं, उसकी जीत कहा जाएगा और निश्चित रूप से ममता बनर्जी विपक्ष के एक बड़े चेहरे के तौर पर सामने आएंगी। इस वक्त भले ही पूरा विपक्ष उनके साथ नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो वाम दल मोर्चा और इंडियन सेकुलर फ्रंट का जो एक गठबंधन है वो उनके खिलाफ जरूर है, लेकिन देश भर में अलग अलग राज्यों में काम करने वाली अलग अलग विचारधारा की पार्टियां, गैर बीजेपी गैर कांग्रेस पार्टियां ममता बनर्जी का समर्थन कर रही हैं। बिहार से उनके लिए समर्थन आरजेडी की ओर से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से भी ममता बनर्जी को समर्थन मिल रहा है, वह समर्थन अखिलेश यादव की ओर से है, खुलकर समर्थन है समाजवादी पार्टी की ओर से है। उसके अलावा महाराष्ट्र से उनके लिए समर्थन आया है, शिवसेना ने एक तरीके से ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े होकर ममता बनर्जी के समर्थन करने का ऐलान किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो ममता बनर्जी के पक्ष में तमाम विपक्षी पार्टियां जो अलग अलग राज्यों में जिनका प्रभाव है और वो उनके पीछे खड़ी हैं इस वक्त। और वैसे माहौल में अगर ममता बनर्जी जीतकर वहाँ सरकार बनाती हैं, पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में एक नई राजनीतिक समीकरण की ओर
देश बढ़ पाएगा। और जो गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी विपक्षी दलों का अलायंस जो है उसकी ओर एक उसकी ताकत बढ़ती हुई दिखाई देगी। और मुमकिन है कि ये ताकत मिलकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति के साथ मुकाबला करे 2024 में। और इस लिहाज से भी इस पूरे चुनाव का आकलन किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल तक अगर भारतीय जनता पार्टी की पहुंच बन जाती है, पैठ बन जाती है, जिसकी कि एक उम्मीद इस लिहाज से भी की जा रही है क्योंकि 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां अच्छी बढ़त मिली है। 42 में से 18 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं में, अपने समर्थकों में एक उम्मीद तो जरूर जगाई है कि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बना सकती है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ज़मीन पर किस तरीके से परिस्थितियां हैं, ज़मीन पर किस तरीके से किसके पक्ष में क्या माहौल बनता है। तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है तो वह जो वामपंथ का किला था, जो तृणमूल कांग्रेस का किला पिछले 10 सालों से है, उस किले को परास्त कर उनकी सरकार बनती है तो केंद्र में भी उनकी सरकार और ताकतवर होगी और मजबूत होगी। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव की संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक और मजबूती, एक और बड़ी ताकत के तौर पे देखी जाएगी। और इसके अलावा भी इसके बाद के दौर के जो चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव भी होना है, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होना है और उसके साथ ही और कुछ राज्यों के चुनाव होंगे 2022 में। तो जाहिर तौर पे उन राज्यों में जो चुनाव होंगे उसका प्रभाव भी, उन पर भी इस नतीजे का प्रभाव पड़ना है अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है तो। और इसी लिहाज से पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों का आकलन हो रहा है कि भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर फैसला आता है या भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार तक पहुंचती है या सरकार बना लेती है या सरकार बनाने के करीब भी पहुंचती है तो भारतीय जनता पार्टी इस उपलब्धि को आने वाले चुनाव में अपने पक्ष में भुनाएगी, अपने पक्ष में उसके लिए एक मजबूत नज़ीर के तौर पर रखेगी। तो ये है पश्चिम बंगाल के चुनाव के पीछे की रणनीति और ये है पश्चिम बंगाल के चुनाव के पीछे का पूरा समीकरण। इसके बाद हम बात करेंगे कि अब वहाँ चुनावी संभावनाएं क्या है। तो पश्चिम बंगाल की चुनावी संभावनाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इस वक्त जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, कई ओपिनियन पोल्स आए हैं, कई चैनलों ने इस बीच जो ओपिनियन पोल किए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पहले से कमजोर जरूर हुई है, भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत जरूर हुई है, लेकिन अभी भी तृणमूल कांग्रेस के लिए वहां पर संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। यानी तृणमूल कांग्रेस अभी भी मजबूती के साथ वहां भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला दे रही है, उनसे टक्कर ले रही है। और इसीलिए कई नतीजे ऐसा बता रहे हैं कि वहां पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में आ रही हैं। कम सीटों के साथ आ सकती हैं लेकिन वो दोबारा सत्ता में आ रही हैं। एक ऐसा आकलन इस वक्त ओपिनियन पोल के जरिए आया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ममता बनर्जी ने भले ही उनके तमाम साथी छोड़ते जा रहे हैं, लगातार उनको नुकसान हुआ है, उनके दल के बड़े दिग्गज नेता जिनका साथ रहा है, जो तृणमूल कांग्रेस को जिन्होंने सींचा है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने उनका साथ छोड़कर चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने रुख किया है, जिसमें एक बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी है जिनसे ममता बनर्जी का नंदीग्राम में मुकाबला आमना सामना हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव की चर्चा करते हुए अगर नंदीग्राम और वहां के अल्पसंख्यक वोटों की बात न की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं इस वीडियो के आखिर में इन दोनों की चर्चा आवश्यक रूप से करूंगा। डिटेल्स में कभी और आगे बात करेंगे, लेकिन नंदीग्राम की लड़ाई दिलचस्प हो गई है क्योंकि नंदीग्राम, जैसा मैंने पहले बताया कि ममता बनर्जी ने खुद अपनी सीट को छोड़कर अपने जो कहिए शिष्य कहिए या अपने जो राजनीति में जिनको उन्होंने प्रोटेक्ट किया और शुरुआत से उनके साथ जुड़े रहे, नंदीग्राम के आंदोलन के साथ से जुड़े रहे, शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दे रही हैं वो। और शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उनका मुकाबला करेंगे, जो उनकी गुरु रही हैं ममता बनर्जी का मुकाबला करेंगे। और इस पूरी लड़ाई में जो महाजोत है, यानी जो तीसरा घटक है कांग्रेस और वामपंथी दलों का जो घटक है, उसकी ओर से सीपीएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मीनाक्षी बनर्जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं और इस तरह से वहां एक त्रिकोण बन रहा है, ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी और मीनाक्षी बनर्जी।
तो अब इसका नतीजा कैसे होता है, और ये चूंकि चुनाव दूसरे दौर में होना है इसका, इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि दूसरे दौर तक ममता बनर्जी वहाँ कन्फाइंड रहेंगी। नंदीग्राम में उनकी जीत अपनी सुनिश्चित करने के लिए ममता बनर्जी को निश्चित रूप से जो चुनौतियां मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो यूएसपी है, अपने बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ लैस होकर वो एक तरह से अपने विरोधियों का मुकाबला करते हैं, और मुद्दों के आधार पर कहें या एक आक्रामक तेवर के साथ अपने विरोधियों का जो मुकाबला करते हैं, उनसे मुकाबला करना है ममता बनर्जी को। तो जाहिर तौर पर वहाँ नंदीग्राम में वो दूसरे चुनाव के दूसरे दौर तक वो फंसी रह सकती हैं, उनको वहाँ पे लगे रहना पड़ सकता है। अभी भी देखिए कि अगर उन्होंने इस वक्त भी देखिए कि ममता बनर्जी ने वहाँ से नामांकन दाखिल किया है, और उसके बाद वहाँ पे वो उन्होंने डेरा डाल दिया है, वहाँ पे उन्होंने किराए का कमरा लिया है और जहाँ पे वो रह रही हैं, मकान उन्होंने लिया है और वहाँ वो रह रही हैं, और उनके साथ कुछ हादसा भी हुआ है, उसको लेकर भी राजनीति हो रही है। उनके पाँव में चोट आई है, और ममता बनर्जी का आरोप है कि ये उनके विरोधियों ने किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सहानुभूति पाने की कोशिश के तौर पर ममता बनर्जी इसको प्रचारित कर रही हैं। तो कई तरह की परिस्थितियां हैं नंदीग्राम के चुनाव में, लेकिन नंदीग्राम का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये वहाँ के लिए एक आकर्षण बन गया है, और उनका उस पर जो है पूरे देश की नज़र है कि नंदीग्राम में नतीजे कैसे आते हैं और ममता बनर्जी किस तरीके से वहाँ पे स्कोर करती हैं, इस पर नज़र रहेगी। इसके अलावा चूँकि पश्चिम बंगाल अगर देखा जाए तो मुस्लिम मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है वहाँ पे, और उसकी तादाद और उसका प्रभाव 100 से ज़्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटों का प्रभाव है, और इस नाते भी वहाँ के चुनाव पर नज़र पूरे देश की है कि मुस्लिम मतदाता किस तरीके का फैसला लेते हैं, किसके साथ जाते हैं, क्या कोई टैक्टिकल वोट करते हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए तरह तरह की कोशिशें करती हैं, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को शायद इसीलिए आगे किया जाता है कि वह मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर देगी। तो देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी या इंडियन सेकुलर फ्रंट मुस्लिम वोटों का कितना बंटवारा कर पाती है। क्या अभी भी पूरी ताकत के साथ वहाँ के मुस्लिम मतदाता ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस के साथ रहते हैं, या उनके वोटों का विभाजन होता है, या उनका शिफ्ट कहीं और होता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि वो किधर जाएंगे और किस मुद्दे पर वो क्या राय रखेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो CAA और NRC और बाहरी और जो अंदरूनी उसका नागरिकों का एक मुद्दा है, वहाँ पर इस आधार पे वहाँ के मुस्लिम मतदाता क्या फैसला करते हैं, इस पर नज़र रहेगी। और ये शायद यही जो मुद्दे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परिस्थितियां वहाँ, राजनीतिक परिस्थितियां या चुनावी नतीजे उलट पलट हो सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। हमारी नज़र बनी रहेगी पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। हम आगे भी इस तरह के वीडियो करेंगे, लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आप इसके किसी बिंदु से असहमत हैं, या आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात रखिए। हम चाहते हैं कि राजनीति पर एक स्वस्थ चर्चा हो और लोग अपनी बात रखें, ताकि जो बदलती हुई राजनीति है उसमें कोई सिरा तलाश लिया जाए, उसमें कोई किसी नतीजे पर हम लोग पहुँचे। हालांकि आमतौर पे राजनीतिक रूप से एक दूसरे से सहमत हो पाना बहुत पॉसिबल नहीं होता है। राजनीतिक विरोध प्रतिरोध ये बना रहेगा, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में विचारों का एक अपना महत्व है, और अलग अलग मुद्दों का, अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरह के विचार के अपने मायने हैं। तो इन पर हमारी नज़र रहेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपने आखिर तक ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।